अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में बात करते हैं अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल पर। और जो मैं हमेशा बात कहता हूँ कि सतही जो मसाइल हैं, आम आदमी के जो मसाइल हैं, उसके ऊपर कोशिश करते हैं प्रोग्राम में ज़्यादा गुफ्तगू की जाए। बहरहाल बहुत सारे मसाइल हैं जिसमें मौशी मसाइल जो हैं वो सर फहरिस्त हैं। और इस वक्त एक आम आदमी का जो आप समझ लें कि जो सोच का कुल मरकज़ है वो यही है कि महंगाई का सिलसिला कब ख़त्म होगा। तो इसी हवाले से अपने प्रोग्राम्स में गुफ्तगू करते आए हैं। और इसके अलावा दीगर जो समाजी नौइयत के मामलात और मसाइल हैं उसके ऊपर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू होती है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं, वक्त क्योंकि महदूद है, कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी बहुत सारे मामलात पर गुफ्तगू की जाए। तो स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ जावेद सिद्दीकी साहब, तज्ज़ियाकार, उनको खुशामदीद कहूँगा और उनसे गुफ्तगू की जाएगी। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश आपको शुक्रिया वक्त देने के लिए। जावेद साहब, फरमाइए मौजूदा सूरत हाल और जो बढ़ते हुए मसाइल हैं, जैसे कुछ देर पहले ही गुफ्तगू हो रही थी, सबके लिए लम्हा फ़िक्रियाँ हैं, क्या नतीजा निकलता हुआ नज़र आ रहा है? क्या आपकी सोच है इस हवाले से कि कैसे इन मसाइल का हल निकलेगा? ये फरमाइएगा सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया। अच्छा, देखिए, मसाइल तो सबके इल्म में, जैसे कि अभी हमारे चीफ साहब ने भी मसाइल का जिक्र किया और उस पर सख्ती से एक्शन भी शुरू हुआ। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो गैर कानूनी जो मामलात हैं उसको एक कानून के शिकंजे में, जो हम सुनते हैं कि कानून के शिकंजे में लेके आएंगे, तो अभी वो चीज़ नज़र आ रही है। अब ये अपने मंतकी अंजाम को पहुँचती है नहीं पहुँचती है तो फिर आने वाले वक्त बताएगा, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो आपके यहाँ है वो लॉ एंड ऑर्डर का है। और उसकी वजह ये कि हमारे यहाँ जो माफियाज जो थी वो अब इतनी ताकतवर हो गई शायद कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही, क्योंकि ज़ाहिर है आस्ता आस्ता सारी चीज़ ताकतवर होती चली जाती है। तो इसको बड़े मतलब आहनी शिकंजे से, जैसे कि अभी शुरू हुआ, अभी आप सिंध में देख रहे हैं कि कच्चे के इलाके में ऑपरेशन शुरू हुआ है। उसके अलावा आप देख रहे हैं बॉर्डर पे देख रहे हैं कि डॉलर्स के जो डॉलर एकदम से शूट किया था उस पर काफ़ी कंट्रोल कर लिया। और अगर ये तसलसल बरकरार रहा तो इंशाअल्लाह ताला कि हमारी पोजीशन और हमारे जो कारोबारी जो मईशत है जो इस वक्त जो बिल्कुल ये कहते हैं बॉटम लाइन पे आ चुकी है, क्योंकि एक्सपोर्टर जो है वो इस वक्त सबसे बड़ा मसला उसके लिए ये हो गया कि जो बीच में डॉलर एकदम से ऊपर चला गया था, फिर चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा महंगी हो गई थी। और अगर वो सब चीज़ें अपनी वापस अपनी जगहों पे आ जाए पुरानी, क्योंकि अभी हमारा इंटरनेशनल मंडी में जो मुकाबला होता है वो बांग्लादेश से होता है, मलाइशिया से होता है, इंडिया से होता है। तो अगर हमारी चीज़ महंगी होगी और उनकी सस्ती होगी तो लाजमी सी बात है फिर हमारा बिजनेसमैन तो ऑर्डर नहीं ले सकता वो। और यही वजह है कि आप देखें कि पिछली जो गवर्नमेंट थी 16 महीने की, उस और वो किस नज़रिए से आई थी, क्या आया था, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो उन्होंने जो जिस दहेज पे या जिस मुकाम पे लाके इस मुल्क को खड़ा कर दिया वो अब किससे ढका छुपा नहीं है। और जाते जाते कुछ उन्होंने कावानीन ऐसे बना दिए जो अभी तक ज़ेर बहस हैं। तो अब निगरा गवर्नमेंट आई, उसके बाद आपने देखा कि ये पहली, वैसे तो निगरा गवर्नमेंट हर गवर्नमेंट के बाद एक निगरा गवर्नमेंट बनती थी, इलेक्शन होते, लेकिन ये पहली निगरा गवर्नमेंट है जिसने आने के बाद अपने जो मामलात थे उनमें हाथ खड़े कर लिए थे। आपने वो शमशाद अख्तर साहिबा का भी बयान सुना होगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो निगरान हैं उनके भी बयान सुने होंगे। तो इससे ये लग रहा है कि मामलात बहुत गंभीर है और ये बग़ैर आहनी शिकंजे के हल नहीं हो सकते। तो इसके लिए आपके ख्याल में कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है कि फ़ौरन से उसके असरात नज़र आना शुरू हों? देखें, बिल्कुल उसकी वजह ये है ना कि अब आप बहुत टाइम ज़ाया कर चुके हैं। अब हम जिस पोजीशन में खड़े हैं, आप देखें एक वक्त था कि हमारा शुमार एशियन टाइगर्स में होता था, और हम ये आप भी ये बयान सुने होंगे और सुनते होंगे कि हम एशियन टाइगर बनने जा रहे थे। और आज हम एशिया में किस पोजीशन पे?
कि मैं समझता हूँ कि ये अफगानिस्तान जो 30 साल से जंग लड़ रहा है, पहले रशिया के साथ फिर अमेरिका के साथ, वो भी हमसे अच्छी पोजीशन में है। और हम बगैर किसी जंग लड़े अपनी पॉलिसियों की वजह से इस हालत में पहुंच गए। उसकी वजह कि हमने अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं किया, क्योंकि दुनिया भर में आप देखें जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उन्होंने फोकस कहाँ किया, अपनी इंडस्ट्री को। उन्होंने गाड़ियाँ बनाई, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाए और कंप्यूटर ये वो बहुत सारी चीज़ें बनाई। हमने क्या, हमने कुछ भी नहीं किया, जबकि हमारे पास भी इंडस्ट्री थी। हम जो चाइना से जो चीज़ें मंगाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर हम अपनी बिजनेसमैन को थोड़ा सा बेनिफिट दें तो वो सब चीज़ें यहाँ बन सकती हैं। और बाहर से मंगाने की वजह से अब जो डॉलर की रेट है उसकी वजह से वो हमें बहुत कॉस्टली पड़ती हैं। ठीक है, तो आप समझते हैं कि इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी जो हमारी हो गई है ये एक बड़ा मसला है जिसकी वजह से हुआ है। और इसके ऊपर खैर करने के तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन बड़ी बदकिस्मती ये है कि पिछली जितनी भी हुकूमतें आईं ना किसी की तवज्जो में ये चीज़ रही, ना किसी को इल्म था कि कैसे इन मामलात को ठीक किया जाए। तो तमाम ही उसमें हुकूमतें शामिल हैं, कोई एक हुकूमत नहीं है। तो बहरहाल नतीजा यही निकलना है। और अगर आज तारीख से अगर ये मामलात को ठीक करने का सिलसिला शुरू किया जाए तो ये भी अब सालों का मरहला है कि चीज़ों को दुरुस्त होने में वक्त लगेगा। तो ये मुमकिन नहीं। और फरमाइए, क्या समझते हैं कि अब अगर इलेक्शन हो जाते हैं और नई हुकूमत हमारे वजूद में आ जाती है तो क्या वो मसाइल को हल करने में कामयाब हो जाएगी? क्या समझते हैं, फरमाइए। देखिए, सबसे पहले तो आप अवामी राय का जो है उसको बलूज़ खातिर रखें, उसको उसके मुताबिक फ़ैसले करें। ठीक है। क्योंकि जैसा कि मैं पहले भी प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि हमारे चंद लोग, चंद ख़ानदान जो हैं, पूरी फैसला साजी की क़ुव्वत उन्होंने अपने हाथ में ली हुई है और यही हमारा सबसे बड़ा अलमिया है। यानी जिन लोगों के ऊपर उनके फ़ैसलों के असरात होते हैं उनको फ़ैसलों में शामिल नहीं करते। आपने देखा होगा कि यहाँ पे हम बहुत सारे लोग, अभी ट्रांसजेंडर का जो था उसको भी हमने शामिल कर लिया, उनको भी हमने जो है काबीना में और अभी बल्दियाती इलेक्शन में भी उनकी सीट रखी है और बहुत सारी। लेकिन हमारे वो पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क हैं और जो बाशऊर तबका, जी, पढ़ा लिखा तबका है, जमहूरियत को मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान में रहते हैं उनसे ज़्यादा अच्छा और बेहतर तरीके से समझता है। आप उनको वोट का हक भी नहीं देते। खैर नहीं, ये बात आपकी से मैं माजरत के साथ इत्तेफाक नहीं करूँगा। जी जी, मैं यहाँ रहते हुए अमेरिका के हालात वाक़यात से मैं उस तरह वाकिफ़ नहीं हो सकता जो वहाँ पे रहने वाला हो सकता है। तो पहले तो इसको दुरुस्त कर लेते हैं कि वो हमसे ज़्यादा हालात को या सियासत को, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ रहकर उतनी ही सियासत को समझ सकता हूँ जितनी मैं टीवी के ऊपर देखता हूँ या मैं किताबों में, अखबारात में और रसाइल में पढ़ता हूँ। लेकिन वहाँ पर होना और वहाँ की सियासत को जानना वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। इसी तरह अगर वो बाहर बैठे हैं तो वो जो कुछ देख रहे हैं वो ख़बरों के ज़रिए देख रहे हैं और अखबारात के ज़रिए, इंटरनेट के ऊपर ख़ास तौर पे जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ हैं इसके ऊपर ही वो जान रहे हैं। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर जो कुछ उनको उनके इल्म में आ रहा है वो बहुत ज़्यादा हैरान कुन, एक बड़ी तवील बहस है। लेकिन एक बात है, देखें अभी जैसे वोट का हक है, चलिए आपने बताया, जैसे देखें एक मिसाल है, किसी का भाई, किसी का बेटा या किसी का बाप बैरून मुल्क है तो उसकी बाकी फैमिली मेंबर्स जो हैं वो तो यहीं पे हैं। और अब तो आपको पता है कि सोशल मीडिया के ज़रिए और व्हाट्सएप के ज़रिए फौरी तौर पर रब्ता हो जाता है। ज़रा कोई मसला होता है तो फिर भी उन्हें वोट का हक किसको होना चाहिए बैरून मुल्क जो रहते हैं? पाकिस्तानी, जो पाकिस्तानी है। देखिए, एक पाकिस्तानी वो है जो उनके साल हर साल वहाँ पर मुकीम है। जी जी। और उनका रहना, उनका नौकरी, कारोबार, असबाब सारे वहाँ पर हैं। तो आप उनको वोटिंग राइट यहाँ की क्यों दिलवाना चाहते हैं जब उन्होंने रहना वहाँ पर है, जब उनके बच्चे वहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, उनका सब कुछ वहाँ पर है, तो आप क्यों समझते हैं कि वो यहाँ की बेटरमेंट के लिए उनका वोट काम करेगा? इसका जवाब दीजिए। अच्छा, अभी आपने पिछले सबसे पहले देखा था कि तुर्की में बड़ा ज़लज़ला आया था और आपने एक खबर सुनी होगी कि वहाँ पे एक पाकिस्तानी ने अमेरिकन एम्बेसी में जाके $30 मिलियन बग़ैर अपनी शनाख्त के उधर उनके लिए इमदाद की। सिर्फ मैंने खबर सुनी है, इसकी मेरे पास कोई वो तस्दीक मैं उसकी नहीं कर सकता। या चलें उसने नहीं किया, लेकिन फिर भी जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उन्होंने किया होगा, एक अपने इस्लामी भाई होने के नाते से। सही है ना? अच्छा, आपको पता है कि इस वक्त बैरून मुल्क तकरीबन हमारे 1 करोड़ के लगभग पाकिस्तानी वहाँ पे जो बरसरे रोज़गार हैं, कुछ कारोबार कर रहे हैं, कुछ रोज़गार
मतलब जॉब से लगे हैं, मुख्तलिफ हल्कों में, सही है। अच्छा, फिर आप ये देखें रिमिटेंस, आप पूरी हिस्ट्री उठा के देखें पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान जो अब तक जो रन किया है उसमें या तो बिजनेस कम्युनिटी ने जो टैक्स दिए या जो बाहर से रेमिटेंस आए, वही बुनियादी चीज़ें थी। जैद भाई, कता कलामी की जी माजरा चाहूँगा, आपके पास जो आपके वजीर थे ना, उनसे भी ये सवाल हुआ, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनको बड़ा शौक था प्रेस जी जी। कॉन्फ्रेंस करने का, हर रोज़ाना वो टीवी के ऊपर आने का। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताने लगे कि हमारी हुकूमत की बड़ी कामयाबी ये है कि हमने लोगों को बाहर भेज दिया और वो पैसा यहाँ पर हो गया। तो मैंने बड़ा हिसाब लगा कर देखा, समझना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हुआ कि ये कैसे 30 बिलियन के करीब पहुँच गया। तो जब मामलात की तहकीकात की तो पता चला कि कहानी कुछ और है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि जिसके ज़रिए पैसे वापस आ रहे थे। दूसरी बात ये कि पूरी दुनिया में लोग जहाँ दूसरे मुल्कों में मुकीम होते हैं, वो अपने घर वालों को जो यहाँ पे रहते हैं वो उनको पैसे भेज रहे होते हैं। तो ये उनकी बेटरमेंट के लिए काम कर रहा है, जो समहाउ आपकी कंट्री के भी काम आता है। बहरहाल ये बहस नहीं है, मौजूद ये नहीं है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये सिलसिला चलता आ रहा है। दूसरी बड़ी बात ये है कि ये जो जितनी ज़्यादा रेमिटेंसेस जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, इसमें ज़्यादातर जो रेमिटेंसेस आते हैं वो आते हैं मिडिल ईस्ट से आते हैं। और उसमें सुबह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पंजाब में काम करने वाले, ये सिंध के अंदर काम करने वाले जो लेबर क्लास है, जो 6 महीने 8 महीने के वर्क परमिट पे वहाँ पे काम करते हैं ना, ये ज़्यादा रेमिटेंसेस उसकी तरफ से भेजे गए हैं, ना कि वो लोग जो वहाँ पे ये ओछी हरकतों में मुलविस हैं इंग्लैंड के अंदर और अमेरिका के अंदर। तो ये तो पहले ज़रा क्लियर कर लें कि जो रेमिटेंसेस जिसका हम बार बार वो करते हैं ना कि रेमिटेंसेस आते हैं, तो वो मिडिल ईस्ट से जो मजदूर तबका है ना, लेबर क्लास, ये ज़्यादा पैसे भेजता है उनकी निस्बत। जी फरमाइए। अच्छा, देखिए मसला ये है कि इस वक्त आप देखें रियल इस्टेट किस पोजीशन में खड़ी हुई है। और आप ये देख रहे हैं कि पिछले 16 महीने जो गवर्नमेंट चली है उसमें रिमिटेंस बहुत कम हो गए थे। और बहुत सारे आपने इंटरव्यू भी देखे होंगे या सुने होंगे या कोई आपका राब्ता बाहर भी रहता हुआ है, तो वो एक मायूसी की कैफियत में थे। और वो क्योंकि देखें आपके जो लोग बाहर जाना शुरू हुए, आपको याद होगा कि 75-76 से अरब ममालिक में जा रहे थे, फिर उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज़ में गए। और जब से ही वो लाजमी सी बात है, उनका एक वतन है ये, उन्होंने वापस यहाँ पे आना होता था, तो वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते थे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट प्लॉट की सूरत में हो, चाहे वो मकान की सूरत में हो, चाहे वो कारोबार की सूरत में हो। हमारे भी बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने यहाँ पे कारोबार में इन्वेस्टमेंट की हुई थी कि चलो यार जब यहाँ पे आएंगे तो। लेकिन अब जो हालात जो तेज़ी से जिस तरीके के जगह और जिस तरह यहाँ आपने देखा बहुत सारी जो सोसाइटियाँ थी उन्होंने फ्रॉड किया बहुत सारे, और फिर वो बेचारे कुछ भी नहीं कर सके। अब मसला ये कि जब आप उनको वोट का हक देते हैं, कुछ करते हैं, तो वो उस हुकूमत को जहाँ पे उनके साथ ज्यादती हुई है वो उसके अगेंस्ट में वोट डालेंगे। अच्छा, सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए कि नहीं, प्रॉपर्टी के लिए नहीं, फिर मतलब ये कि प्रॉपर्टी के अलावा भी तो उनके आप देखें ना, मुख्तलिफ बिजनेस में उनकी शेयरिंग होगी। आप जाएं बिजनेस कम्युनिटीज निकालें, जो लोग कर रहे हैं यहाँ पे बिजनेस बड़े पैमाने पे, उनके डायरेक्ट या तो अमेरिका में बाहर बैठा हुआ है, वो पाकिस्तानी भी है, बहुत ज़रूरी नहीं कि वो बाहर अमेरिकन हो, वो पाकिस्तानी भी हैं जो यहाँ से उनसे चीज़ें मंगवा रहे हैं, चाहे गारमेंट्स में किसी भी सूरत में हो, टॉवल की हो, टी शर्ट की हो, बेड शीट की सूरत में हो, तो वो पाकिस्तान के लिए किसी न किसी तरीके से कुछ न कुछ फ़ायदे दे रहे हैं। कम से कम ये नुकसानात जो यहाँ पे बैठ के लोग जो सियासत में आके कर रहे हैं, जो यूरोप के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारे फ़ायदे दे रहे हैं, लेकिन वोटिंग राइट नहीं। कौन सी? बहुत सारे इंग्लैंड के अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी रह रहे हैं जिनके पास नहीं है वोटिंग राइट, वो भी वहाँ पे काम वहाँ पे जो तरीक़ेकार है उनका, एक अगर आपके पास उनका पासपोर्ट है, नहीं, आप उनके शहरी हैं, तो एक अलग, वो तो शहरियत मिल जाती है ना, फिर तो आप वहीं के लिए सोचेंगे। जब तक आप किसी मुल्क के शहरी नहीं बनते, जब तक आपको कैसे, आप एक मिसाल है, यहाँ पे आपके अफगानी हैं बहुत अरसे से, तो क्या आपने उनको वोटिंग राइट्स दिए हुए? या बंगाली जिनके पास शनाख्ती कार्ड है वो वोट कास्ट कर रहे हैं, शनाख्ती कार्ड बनना भी एक मसला होता है, मुश्किल होता है। तो वहाँ पे देखें, वहाँ पे जो कायदे कानून है उसके मुताबिक अगर उसके खिलाफ कोई चीज़ हो रही है तो फिर तो आप कह सकते हैं। नहीं, देखें अर्ज ये है कि ये जो ड्यूल नेशनलिटी का चक्कर है ना, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल वो हो गया है। अब ये अजीब बात है कि वो रहते हैं वहाँ पर हैं, वहाँ पे पाकिस्तान की भी एक नेशनलिटी है, अमेरिका की भी है, कनाडा की भी है, ड्यूल नेशनलिटी है। तो पहले ये वहाँ के लोग सोचेंगे उन्होंने करना क्या है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम वहाँ पे रहते हुए यहाँ की फ़िक्र करते हैं और यहाँ रहते हुए वहाँ की फ़िक्र करते हैं। ये बड़ी अजीब बात है। तो ये पहले एक तरफ हो जाए, इनको सोचना चाहिए। मैं इनके वोट को काउंट नहीं करता, मेरी ज़ाती राय हो सकता है, मैं गलत, राय तो हक की अपनी होनी चाहिए। जो पाकिस्तानी 6 महीने 8 महीने के लिए मिडिल ईस्ट गया है, जिसके घर बार यहाँ पर है, खैबर पख्तूनख्वा में या पंजाब में, सिंध में, जहाँ पर भी है,
उसका स्टेक यहाँ पर मौजूद है, उसके बच्चे यहाँ पर हैं, उसकी फैमिली मौजूद है और वो यहीं पे उसका जीना मरना है और 6 महीने बाद उसने वापस आ जाना है। आप उसके वोटिंग राइट की बात करें, उसको वोटिंग राइट ज़रूर मिलना चाहिए, लेकिन ये जो मुस्तकिल वहाँ पे शरीयत और सुकूनत इख्तियार की हुई है, इनके मैं बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ चले कि उनको चले आप मैं वोटिंग राइट आपकी दें। बात से इस चीज़ पे इत्तेफाक करता हूँ, किसी को तो देना। मसला ये है नहीं, कि वोटिंग राइट चलें जिनको जिनके पास चलें पाकिस्तान की शरीयत नहीं, है, पाकिस्तान की शहरियत है, मैं भी कह रहा हूँ। देखिए पाकिस्तान आए, वोट देखें, कास्ट कर जो लें। आप एक मिसाल है, आपकी जहाँ आप बाई बर्थ होंगे, आप दुनिया में कहीं भी हो, लेकिन उस खित्ते से आपको मोहब्बत होगी क्योंकि वो आपका एक आबाई है। नहीं, मेरे अजीज़ हैं, वो पाकिस्तान वापस आए, उन्होंने आकर हाँ, अपना वोट कास्ट किया और फिर वापस चले गए। तो लेकिन मसला ये कि हर आदमी इस तरह नहीं कर सकता है। हर एक के मुख्तलिफ नौइयत के कारोबार होते हैं, मुख्तलिफ नौइयत की जॉबें होती हैं। तो 1 करोड़ इलेक्शन के वक्त 1 करोड़ पाकिस्तानी आके वोट नहीं कर सकते। देखिए मैं आपको बताऊं, हाँ, फिर जो आप करता है, तरीकाकार जो जो आप जो वज़ा जो करने यहाँ की मौजूद कोशिश कर होता रहे है, हैं ना, मिसाल है ईद है या बकरीद है या किसी भी अपने उससे आता है ज़रूरियात के तहत, और इलेक्शन हो रहे होते हैं, तो वो कास्ट कर लेता है। नहीं नहीं, अच्छा फिर जिनको दूसरी मैं दूसरी आपको बात बताऊं अच्छा वतन की दूसरी मोहब्बत बात अच्छा होती है ना, दूसरी वो बात आ मजे जाते हैं की ये वापस। हुई है कि अभी इस वक्त जो अभी बल्दियाती इलेक्शन पिछले साल हुए थे, जनवरी में 15 जनवरी को, उसमें बहुत सारे वोट ही, अब मुझे बताएं, एक आदमी वहां से आता है और उसे ये पता चले कि यार आपका वोट तो यहाँ पे है ही नहीं, आपके तो पुराने इलाके में डाल दिया गया है। नहीं, तो उसका तरीकाकार है, देखें उसका, अब आप इलेक्शन के तरीक़ाकार पे बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ है। मैं अपना जो यहाँ पर रहता हूँ, मेरा भी वोट, मैं गया तो मुझे पता चला कहीं और था। वो तो हमारा सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा है ना, उसको पहले ठीक करने की ज़रूरत है। तो असल मसला यही वो है। किसी ने भी नहीं देखें किया, वो सिस्टम, जब आपकी हुकूमत आई ना, उन्होंने भी नहीं देखें किया। देखें हमारी देखें आप, मसला ये है कि हमारी जो हुकूमत, आप कहते हैं कि ये आपकी हुकूमत आई, तो वो कितने अरसे में मुहित थी, उसको उस वक्त क्या चैलेंजेस थे, और वो जो बाकी जो जमातें थी, पीडीएम की जो जमातें थी, उनका जो आप देखें दौरानिया कितना था। तो आपको हर चीज़ के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है। अच्छा दूसरी बात ये कि अब जैसे अभी 16 महीने में जो मईशत का हाल हुआ है, अब आप देखें कि मतलब 16 महीने पहले एक हुकूमत गई थी, उस वक्त ये कहा गया कि ये मसला हो गया, वो मसला, लेकिन महसूस नहीं हो रहा था। नहीं लेकिन नहीं, आज महसूस जब हो रहा था, हुकूमत जब कोई आज ऐसा जो नहीं हुकूमत है गई है, कि महसूस नहीं आज हो जब रहा था। हुकूमत गई है, तो नहीं, महसूस हो रहा है कि जनाब वो क्या अब करके आप गई है। सोचे कि वो जो पीछे 3.5 साल के अंदर जो कुछ हुआ है, उसके नुकसानात इतने ज़्यादा थे और हम इसकी निशानदेही कर रहे थे कि इसको सालों लग जाएंगे। वो शुक्र है कि 16 महीने में यहाँ तक बात पहुँची है। कहाँ मामला तक बात संभलने का पहुंची? नाम नहीं लेंगे। और मैं आपको बड़े टेक्निकल एनालिसिस हाँ, कर रहा हूँ, मैं जी किसी जी जी हुकूमत जी की जी साइड लिए बगैर जी आपको जी बता रहा हूँ कि हम इसकी निशानदेही उस वक्त कर रहे थे। को जो भयानक गलतियां, मैं लफ्ज़ भयानक इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस किस्म की संगीन और भयानक गलतियां वो कर रहे थे कि हम बार बार ये बता रहे थे कि इसके बड़े संगीन नताइज निकलेंगे। जिसको आप कह रहे हैं ना महसूस नहीं हो रहा, वो हमें महसूस हो रहा था कि उसके नताइज बाद में आएंगे, और जो उसके नताइज आना शुरू हुए। तो वो जो 16 महीने तक हम भुगतते रहे हैं ना, तो उन्होंने आके कोई नई चीज़ नहीं की, वो उसी के असरात थे जो सामने आते रहे। अब आप फरमाइए। देखें, अगर इस बहस में आप जाएंगे तो आप जब 2018 के इलेक्शन हुए थे, उससे पहले जो पीडीएम की जमातें जो 40 साल से मतलब 86-87 से हुकूमतों में चली आ रही थी, उनके अब कुछ असरात क्या, कुछ जो ख़ासकर बिजली के हवाले से जो एग्रीमेंट्स हुए हैं वो भी सामने आए, और उसके अलावा के इलेक्ट्रिक के हवाले से जो सामने, अब अगर सिस्टम खराब ही खराब इस तरह आप जाएं तो 3 साल में वो भी हल नहीं हो सकते थे। और उस वक्त जो चीज़ें थी, एफएटीएफ और कोरोना, जो मैं बार बार जिक्र करता हूँ एफएटीएफ और कोरोना का, कि वो भी कम संगीन नहीं था, क्योंकि एफएटीएफ, क्योंकि इंडिया की पूरी कोशिश थी कि इनको ब्लैक लिस्ट किया जाए। तो उस वक्त वो गवर्नमेंट भी कह सकती है कि जी ना, आप तो हमें ब्लैक लिस्ट की हुकूमत दे के चले गए, लेकिन उसने अपनी जो कोशिश जो कर सकती थी वो उसने किया। और आपने के पिछले प्रोग्राम में आपने ही बताया कि 26-27 नकात उन्होंने हल कर दिए थे, और एक आध बाकी थे जो फिर बाद में इन्होंने क्रेडिट लिया कि जी हमने ग्रे लिस्ट से निकाल दिया, जबकि पिछली गवर्नमेंट ने सारे किए थे। फिर उसके बाद जो मईशत का जो हाल था, आप भी नहीं ले देखें सकते। आप देखें मईशत का जो उस वक्त हाल था कोरोना में दुनिया की, उसको भी हैंडल किया। तो अब मसला ये कि अगर उनको देखें, आप अपने इर्द गिर्द जितने भी जमहूरी मुल्क हैं, उनको अगर आप देखें तो वो जैसी भी हुकूमत होती है वो टर्नओवर पूरा करती है, उसके बाद फिर उसकी हुकूमत का होता है। अच्छा फिर दूसरी बात ये, एक मिसाल है, मैं हूँ, अगर मैं उस महंगाई का और ये उसके असरात हैं मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, तो मैं ये एनालिसिस कर सकता हूँ कि यार मेरे लिए ये हुकूमत सही थी और ये गलत थी। अब ये जब 2-4 दफ़ा ये, अभी आप देखें 2-4 दफ़ा ये प्रोसेस हुआ, मतलब मुशर्रफ साहब के बाद नून लीग ने हुकूमत पूरी की, पीपल्स पार्टी ने हुकूमत पूरी की, और
जो हमारी दूसरी जमात है। तो उसके बाद अब आप ये अवाम के ऊपर फैसला, क्योंकि देखें जिसके ऊपर वो असरात मुरतब होते हैं उनको अगर फैसला करने दिया जाए तो मेरे ख्याल से वो बेहतर फैसला करें, बजाय इसके कि उन्हीं लोगों को फैसला करने का इख्तियार हो जो पहले भी फैसला कर चुके हैं और उनके फैसले गलत हुए और फिर दोबारा उनको इख्तियार हो, तो वो नहीं कर सकते। और फिर दूसरी बात ये कि वो अशराफिया जो 5% आप सुनते रहते हैं, तो उनके तो कोई उनके ऊपर तो कोई वो असरात मुरतब ही नहीं होते, तो उनके फैसले तो ऐसे ही होंगे जैसे अभी हो रहे हैं। तो जब तक ये आप आवाम की कोई इख्तियार नहीं देंगे फैसला साजी का कि वो जिसको मुंतखब करना चाहे, फिर वो शिकवे शिकायत नहीं कर सकती। अगर जैसे एक मिसाल है, आप चाइना में देखें कि वहाँ पे दूसरी दफ़ा ये जो सदर साहब थे, पहली टर्म हुई फिर दूसरी टर्म हुई। आप मलेशिया में देखें, मातरे मोहम्मद को देखें, या तुर्की में देखें, तो उनका जो जब वो आए थे उस वक्त के हालात में और जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा उस वक्त के हालात में फ़र्क था। फिर उन्होंने अब उनकी भी दूसरी तीसरी टर्म आ रही है, तो आप देखें कि तुर्की कहाँ खड़ा हुआ है, चाइना कहाँ खड़ा हुआ है, और जो दूसरी जो या आप अगर हमारे बांग्लादेश की मिसाल ले लें कि बांग्लादेश जब 71 में जब अलग होता हमसे, तो उस वक्त उसकी क्या पोजीशन थी और आज क्या पोजीशन है। नहीं जय भाई, हमारा देखें इन सारे केसेस के अंदर ना हमारा जो केस है वो सबसे अलग है। नहीं, जैसे आपने कहा ना कि लोग जिम्मेदार होंगे और वो करेंगे। अब बड़ी अजीब बात यह है कि ये सिंध के अंदर ही आप देख लें, एक जमात रही 15 साल 16 साल उन्होंने हुकूमत की, अभी भी है और अभी भी उन्हीं की हुकूमत है। अब आप देखें लोग उनको उन्हीं को वोट देते हैं, और जब भी आप जाते हैं हम कैमरा लेके उनसे करते हैं, वो हाथ उठा उठा के इनके बद्दुआएं दे रहे होते हैं, लेकिन वोट फिर भी उन्हीं को देते हैं और अगली दफा भी उन्हीं को देंगे। उसकी वजह अब आप बताएं अच्छा, इसका क्या किया जाए, आवाम की राय का कैसे वो किया जाए। जो कुछ उन्होंने तबाही फेरी है बिल्कुल वो आपको सिंध की गली गली के अंदर नजर आ रही है। वो तो आप कराची में भी नजर आ रही है, सिंध से अब कराची ट्रांसफर हो गई वो चीजें। नहीं, कराची तो उन्होंने शुरू से एजेंडे में था ही नहीं उन्होंने। मसला ये है कि कराची में जब तक उनकी वो कहते थे जी कराची से हमें वोट ही नहीं मिलते, अब उन्होंने धांधली के जरिए कराची में अपने मेयर को मुंतखब करवा लिया, कोई रिजल्ट नहीं है, जीरो परफॉर्मेंस। अब मसला कहने का ये है कि अगर देखिए सबसे पहले आपको होता है आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना। अगर आप आवाम को तहफ़्फ़ुज़, अभी देखें आप कि बहुत सारे अगर आप 3.5 साल या 4 साल की गवर्नमेंट भी देखें तो सिंध में असेंबली में भी बहुत अपोजिशन ने मुख्तलिफ इशूज़ पे को हाईलाइट किया, उस पर मतलब एहतजाज किया। उसके अलावा इंटीरियर सिंध में भी आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो जागीरदार वडेरे थे उनके खिलाफ FIR कटी है, जो बाद में आके उन्होंने माफ़ करवा के वोट भी दिया। तो मकसद कहने का ये है कि हमारे जो जिम्मेदार इदारे हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है, अगर वो आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे दें तो सिंध में भी तब्दीली आ सकती है, पूरे पाकिस्तान में तब्दीली आ सकती है। लेकिन ये है कि पहले आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, क्योंकि देखें अब हमारी इतनी पुलिस है और जो दूसरे इदारे हैं और ये बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं, इनका मतलब अब लेकिन जब मुहाफिज उनके साथ मिल जाए तो फिर आवाम बेचारी इसी तरह होती है। बिल्कुल ठीक है जाहिद भाई, अब ये मौजू ऐसा है इसके ऊपर बड़ी तवील गुफ्तगू हो सकती है, वक्त मेरे पास क्योंकि ख़त्म हो गया। अच्छा, मैं आपको एक बात मुख्तसरन ये बता रहा हूँ कि क्योंकि हमारा भी मिलना जुलना होता है पुलिस से या दूसरी एजेंसियों से, आपको मिलना, बहुत अच्छे लोग हैं और वो भी चाहते हैं कि यार ये जो हालात हैं इसमें बेहतरी आए, अच्छा है और तहफ़्फ़ुज़ हो, लेकिन वो जो सियासी एक दबाव होता है वो उनको मजबूर कर देता है। वरना लोग बहुत अच्छे हैं, काबिलियत पर अगर आप प्रमोट करें और अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि ये जो कोटा सिस्टम है इसमें भी आपने देखा कि बहुत सारी चीज़ें कि बहुत सारे लोग काबिलियत के बगैर आ गए। आपका एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक की तरफ हमें जाना होगा, ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट जारी रहेगा। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची।